मैं आपका स्कोर देख रहा था, तो टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं आपके फाउंडेशन में, उसमें से आपने 7 सब्जेक्ट में एस ग्रेड स्कोर किया, यानी आउट ऑफ 100 मान लो कि स्कोर किया है। एक सब्जेक्ट में आपने मैथ्स में ए ग्रेड स्कोर किया, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका आप बताओ, फुल ब्रेकडाउन करके बताओ कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होती थी? कोई मतलब अलग से कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपने लगाई थी क्वालिफायर के लिए, स्पेशली मैं बात करूँ इसको डुअल डिग्री की तरह लेके चल रहे थे, यानी कि साथ में साथ आप बीकॉम भी कर रहे थे और डेटा साइंस की डिग्री भी कर रहे थे। तो कैसे आप इसको मैनेज कर रहे थे और क्या आप दूसरों को सजेस्ट करोगे सेम पाथ? मतलब कोई ऐसा कुछ स्टडी मेथड यूज़ किया था आपने, जैसे पॉपुलर टेक्निक यूज़ किया था, या फिर टाइम ब्लॉकिंग मेथड हो गया, या फिर आप टाइम टेबल कोई फॉलो करते थे, या फिर टारगेट बेस्ड स्टडी करते थे कि नहीं मतलब ये टॉपिक एक बार डिसाइड कर लिया, इनको कवर करना है पूरे दिन में? तो क्या मतलब स्टडी तरीका क्या होता था? तो मान लो 2 डिग्री आप कर रहे थे, कभी बर्नआउट फील हुआ कि यार ऐसा मतलब क्यों ही करना है 2 डिग्री, मतलब क्विट करने का कभी सोचा था बीच में? एग्जैक्ट कैसे आप यूज़ करते थे चैट जीपीटी को, उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके आप बता सकते हो? मतलब आपका तो होगा कि आपने ऐसे स्कोर किया था, आपके फ्रेंड भी होंगे तो उनका स्कोर काफ़ी कम हुआ होगा, आप ऐसे भी लोगों को जानते होगे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो आप क्या देखते हो कि क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं जिससे कि बच्चे मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्विज़ेज़ में, जिसको नहीं करना चाहिए? आपका मैं प्रोफाइल देख रहा था लिंक्डइन पे, तो आपने वहाँ पे मेंशन किया था कि आप इंस्टा यूज़ नहीं करते। तो मतलब रीज़न क्या था कि आपने इतने टाइम तक आप इसे इंस्टा यूज़ नहीं किया? और इसका मतलब क्या प्रोज़ एंड कॉन्स क्या आप देखते हो? तो आपका फाउंडेशन में 9.88 सीजीपीए था, मतलब एक काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो अभी आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे आगे इस कोर्स को नहीं कंटिन्यू करना है, फाउंडेशन में ब्रेक ले रहे हो आप डिप्लोमा कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो ये डिसीजन कैसे आया दिमाग में आपके? वेलकम है ओसी इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आप अपने बारे में थोड़ा बताओ, जिससे कि व्यूवर्स को आपके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए। जैसे आप एकेडमिक्स बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो। सो हेलो, माय नेम इज़ आयुषी कुमारी एंड अभी करंटली मैं मुंबई में रह रही हूँ एंड आई एम परसुइंग एन ऑफलाइन कोर्स इन बीकॉम। मेरी स्पेशलाइजेशन है फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके साथ ही साथ मैं फाउंडेशनल लेवल ऑफ आईआईटी बीएस डिग्री कर रही थी और मेरा सीजीपीए उसमें हमारा आईआईटी बीएस डिग्री में 9.88 है आफ्टर 2 सेमेस्टर्स। आपके क्लास 10th और 12th में कितने परसेंटेज थे? 10th में मेरे 98.2 परसेंटेज थे अगर हम टॉप 5 सब्जेक्ट देखते हैं आईसीएसई से। हाँ हाँ। और 12th में मेरे 98.25 परसेंट थे साइंस बैकग्राउंड से। पीसीएमबी की थी मैंने। ओके, आपने पीसीएम भी किया था। यस। ठीक है। तो अब अभी आपने बताया कि आप बीकॉम परस्यू कर रहे हो और डेटा साइंस भी परस्यू कर रहे हो, लेकिन जब देखा जाता है नॉर्मल जो इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है कि अगर कोई पीसीएमबी से स्टूडेंट है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो या तो जेई के लिए पेपर करता है या फिर नीट के लिए करता है। तो इतना बड़ा स्विच कैसे आपने किया और क्यों किया? हाँ, वो मेरी फैमिली में कभी भी ऐसा था नहीं कि तुम्हें इंजीनियर या सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। साइंस मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे साइंस के सब्जेक्ट्स पसंद थे और 11th-12th में मुझे लगा कि मुझे साइंस लेना चाहिए, उधर ही थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने कभी भी इस मोटिव से लिया ही नहीं था कि मुझे जेईई और नीट देना है। हम्म। जब मैंने ये परस्यू किया तो जो हमारी साइंटिफिक मैथ्स वाली जो बुक थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, तो मैं दिन रात मैथ्स ही करती थी। तो हम्म। मैंने इवेंचुअली सोचा कि इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग अ पाथ ऑफ जेईई एंड नीट मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स में करना चाहती हूँ। तो मैंने ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी एंड देन वन ऑफ माय टीचर्स टोल्ड मी अबाउट दिस डेटा साइंस डिग्री। हम्म। तब मुझे इसके बारे में पता चला और मुझे ये दिसंबर में पता चला था, तो जनवरी के टर्म में मैंने एनरोल कर लिया था मेरे क्वालिफायर्स के लिए। ओके। साथ ही साथ मुझे इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं इस ऑनलाइन डिग्री को कर सकती हूँ तो साथ ही साथ क्यों ना मैं अपना ऑफलाइन डिग्री में कुछ अलग परस्यू करूँ, वो जेनेरिक पाथ नहीं परस्यू करके कि इंजीनियरिंग करूँ या डॉक्टरेट करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ पेयर अप करते हैं, ताकि क्योंकि फाइनेंस में भी बहुत डेटा होता है हम्म। और डेटा साइंस ये मुझे वो डेटा जानने में हेल्प कर सकता है। सो दिस ओके। इज हाउ आई डिसाइडेड। ठीक है, कोई मतलब अलग से कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपने लगाई थी क्वालिफायर के लिए, स्पेशली मैं बात करूँ तो जैसे स्टैट्स हो गया, स्टैट्स आपने नहीं पढ़ा था, फिर इसमें आपके सीटी था कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वो भी आपके लिए नई सब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए क्या कुछ अलग से स्ट्रैटेजी फॉलो किया था? मैंने तो आईआईटी मद्रास पे ही पूरा रिलाई किया था। आई थिंक उनके जो लेक्चर्स थे वो काफ़ी सिंपल थे और स्टार्टिंग के जो सिलेबस था वो भी बहुत ज़्यादा इजी था। तो मुझे हम्म। उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। एज़ पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग, हाँ, वो मेरे लिए बहुत नया सब्जेक्ट था क्योंकि मैंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की थी। बट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको लॉजिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप एक बेसिक लॉजिक लगाना सीख जाओ तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी ईज़ी हो जाती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी।
ओके, मतलब आपने क्वालिफ़ायर के लिए हार्डली 1 मंथ दिया था। हाँ, हाँ, उसके अलावा मैंने ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। जब क्वालिफ़ायर की एग्ज़ाम डेट पास आ रही थी तब मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा था। ऑल्सो मैं बता दूँ कि मेरे केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम के पहले ही मेरा क्वालिफ़ायर्स था। तो मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो मैंने जो पाथ फ़ॉलो किया है वो मैं डेली पढ़ती थी थोड़ा-थोड़ा। ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम के टाइम पे ही मैंने ज़्यादा पढ़ाई की है। ठीक है, तो मतलब आपने एक टर्म में क्वालिफ़ायर दिया, फिर उसको क्लियर करके फिर नेक्स्ट टर्म में आपने एडमिशन लिया था आईआईटी मद्रास के कोर्स में, ऐसा कुछ? हाँ, सही बात है। एक्चुअली मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं उस पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना चाहती थी तब। कोई क्वालिफ़ायर बच्चा देता है, तो उसकी उस रिज़ल्ट की वैलिडिटी कितने टाइम तक रहता है? 2 टर्म, 3 टर्म, कब तक एडमिशन ले सकता है वो? जब मैंने किया था तब 2 टर्म तक था। तो सपोज़ मैंने जनवरी टर्म में क्वालीफाई किया है, तो या तो मैं मई टर्म में रजिस्टर कर सकती थी या सितंबर टर्म में। मतलब मेरा पूछने का यही कारण था कि इन केस अगर कोई बच्चा अभी क्लास 12th में अभी है, वो फाइनल एग्ज़ाम देने वाला है, उसके साथ ही साथ क्वालिफ़ायर दे सकता है और एक बार रिज़ल्ट आने के बाद फिर से वो एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आप इसको डुअल डिग्री की तरह लेके चल रहे थे, यानी कि साथ में साथ आप बीकॉम भी कर रहे थे और डेटा साइंस की डिग्री भी कर रहे थे। तो कैसे आप इसको मैनेज कर रहे थे और क्या आप दूसरों को सजेस्ट करोगे सेम पाथ कि आप एक बार ऑफ़लाइन में एनरोल कर लो कहीं और एक बार ऑनलाइन कर लो? तो आपका क्या सजेशन होगा? मेरा सजेशन ये होगा कि आप डुअल डिग्री ज़रूर कर सकते हैं अगर आपकी नीड्स मैच अप हो रही हैं। तो जब मैंने ये कोर्स अपना डेटा साइंस का चालू किया था, तब मेरे एडमिशन्स चल रहे थे। मैं बीकॉम में एनरोल नहीं हुई थी। तो मेरा जो मेन सेमेस्टर 1 था मई टर्म का, हुँ, हुँ, वो तो काफ़ी आराम से निकल गया क्योंकि तब मेरे समर वेकेशन चल रहे थे और मेरा जस्ट एडमिशन हुआ था कॉलेज में। ठीक है। पर उसके बाद जब सेमेस्टर 2 आया तब मैं कॉलेज में भी एनरोल हो चुकी थी। तब मुझे हुँ, थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि कॉलेज को भी सँभालना था। मेरी कॉलेज टाइमिंग भी कुछ 11 से 4 थी हुँ, और हुँ, मुझे थोड़े ट्रैवलिंग टाइम भी लगता था सुबह जाने-आने का। तो मुझे जो मेजर पढ़ाई होती थी वो शाम में ही होती थी। तो थोड़ी डिफ़िकल्टी मुझे आई है क्योंकि दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता था और मेरे कॉलेज में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। हुँ। तो ये सब मेंटेन करते हुए मेरा मेजर पढ़ाई संडे को होता था। ओके। क्यों ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए पूछा क्योंकि काफ़ी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उससे बोलते हैं कुछ बच्चे कि मैं डुअल डिग्री कर रहा हूँ तो इसको मैं कैसे हैंडल करूँ। तो क्या स्पेसिफिक कोई टाइम लोकेट करते थे कि इस डिग्री के लिए पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड कर रखे थे कि 2-4 घंटे दिन में ऐसे करना है और फिर बीकॉम के लिए अलग से आपको दे रहे थे? मतलब क्या स्ट्रैटेजी आपने लगाई थी? स्ट्रैटेजी मैंने ये लगाई थी कि जो कॉलेज के क्लासेस होते हैं ना, मैं उन्हें रोज़ थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेती थी। पर ऑन अ डेली बेसिस मेरा मेजर फ़ोकस डेटा साइंस पे रहता था क्योंकि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैं रोज़ 2 से 3 घंटे तो पढ़ती थी। मैं टाइम एलोकेट करने की जगह टॉपिक्स एलोकेट करती हूँ कि ये टॉपिक तो मुझे आज खत्म करना ही है, अब इसमें जितना टाइम लगे। ओके। कभी ऐसा कोई फेज़ आया जिसमें लगा कि नहीं मतलब बीकॉम पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है? मतलब आप स्विच करते थे कभी कि कभी बीकॉम पे फ़ोकस दे दिया, कभी डाटा साइंस की डिग्री पे फ़ोकस कर दिया? हाँ, ये तो होता ही था। जैसे अगर मेरे कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो फिर 2 हफ्ता मैं डेटा साइंस को अलग ही रखने की कोशिश करती थी। बाकी ग्रेडेड असाइनमेंट्स में ज़रूर कोशिश करती थी कि मैं सारे सबमिट करूँ, बट मेरा मेजर फ़ोकस फिर मेरे सेमेंड पे चला जाता था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे कॉलेज में। ठीक है। तो मान लो 2 डिग्री आप कर रहे थे, कभी बर्नआउट फ़ील हुआ कि यार ऐसा मतलब क्यों ही करना है 2 डिग्री? मतलब क्विट करने का कभी सोचा था बीच में? क्विट तो नहीं, बट बहुत बार ऐसा लगा कि थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है। दोनों तरफ बहुत ज़्यादा काम चाहिए क्योंकि बीकॉम भी एक बहुत नया फ़ील्ड था मेरे लिए, शिफ्टिंग फ्रॉम पीसीएमबी। स्पेशली अकाउंट्स में मुझे बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत थी। तो कभी-कभी बहुत बार मतलब मुझे लगा कि ये दोनों मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, बट वो एक ही दिन ऐसा रहता था, अगले दिन से मैं वापस आ जाती थी क्योंकि मुझे सब्जेक्ट्स बहुत पसंद थे। ओके, तो कैसे डील कैसे करते थे? मान लो कि कभी फ़ील हुआ कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए मतलब काफ़ी टाइम चला जा रहा है, तो उससे कैसे डील करते थे नेगेटिव थॉट से? मैं तो यूजुअली मेरे मम्मी-पापा से बात करती हूँ या फिर मेरे दोस्तों से बात करती हूँ। मैं समझती हूँ कि मतलब जब आप बात करते हो तो आपको समझ में आता है कि आप एक्चुअली ये डिग्री क्यों कर रहे हो। तो मैं जब मम्मी-पापा से बात करती थी तो मुझे याद दिलाते थे कि मैंने ये किस लिए चालू किया था। मैंने चालू किया था ताकि मैं फाउंडेशनल लेवल बिल्ड करूँ। मुझे समझ में आए कि मैं डेटा कैसे हैंडल कर सकती हूँ, स्पेशली फाइनेंस का डेटा। तो जब वो मुझे ये चीज़ याद दिलाते थे, मुझे याद आती थी कि हाँ, ये तो मुझे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स पसंद है, इसीलिए मैंने ये डिग्री चालू की है। मुझे मेरा गोल क्लियर हो जाता था। तो या तो आप कहीं अपना गोल लिख के रख लो, जहाँ पे आप बार-बार उसे देखो और आपको याद आए कि ये मैंने चालू क्यों किया था, या आप ऐसे लोगों से बात करो जो आपको थोड़ा मोटिवेट कर सके वापस। ओके, ठीक है।
क्या मतलब दोनों डिग्री को बैलेंस करते हुए आपको टाइम मिलता था एक्स्ट्रा हॉबीज परस्यू करने के लिए, कुछ फन एक्टिविटी करने के लिए? हाँ, वो मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मुझे ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लगती ही हैं। मैं ऐसे सिर्फ़ पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे एक्स्ट्रा एन्जॉय करना, थोड़ा घूमने ही चले जाना या फिर क्लास एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है। तो कभी-कभी मुश्किल हो जाता था बट थोड़ा टाइम मैं निकाल लेती थी, क्योंकि ये सब चीज़ें भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एक पर्सन की कैरेक्टर बिल्डिंग पे। स्पेशली कॉलेज आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो कहीं न कहीं आप थोड़ा पीछे रह जाओगे। आपके पर्टिकुलर अगर फाउंडेशन लेवल की बात करो, जैसे आपने टर्म 2 के साथ कॉलेज और ये दोनों कोर्सेज साथ में साथ कर रहे थे, तो आपका एक आइडियल स्टडी डे कैसा दिखता था? मेरा आइडियल स्टडी डे एक ऐसा है कि मैं सुबह उठ जाती थी जल्दी, कुछ 6-7 बजे के अराउंड। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं 1 घंटा मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करती थी। उसके बाद फिर रेडी होकर मैं कॉलेज के लिए निकल जाती थी और पूरा कॉलेज जब मेरा 11 से 4 अगर हम कॉलेज पकड़ते हैं, तो वो जब हो जाता था, फिर मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी में ही मैं बैठकर थोड़ा और या तो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स ही करती थी। फिर जब मैं घर आ जाती थी, इंग्लिश में उतना ज़्यादा नहीं करती थी क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल से थी, तो मेरी इंग्लिश बेटर थी, तो मुझे उस पे उतना वर्क नहीं करना पड़ा। एज़ फार एज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग और पाइथन इज़ कंसर्न्ड, वो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता था, तो मैं उनके जो केसेस आते हैं या फिर यूट्यूब पे कुछ सॉल्यूशन वीडियोज़ थे, तो उसको रेफ़र करती थी। ये मैं रात में करती थी। मतलब कोई ऐसा कुछ स्टडी मेथड यूज़ किया था आपने, जैसे पोमोडोरो टेक्निक यूज़ किया था, या फिर टाइम ब्लॉकिंग मेथड हो गया, या फिर आप टाइम टेबल कोई फॉलो करते थे, या फिर टारगेट बेस्ड स्टडी करते थे कि नहीं मतलब ये टॉपिक एक बार डिसाइड कर लिया, इनको कवर करना है पूरे दिन में? तो क्या मतलब स्टडी तरीका क्या होता था पढ़ने का? मेरा तो टारगेट बेस्ड ही रहता है। मैं हमेशा टॉपिक डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे इस दिन में ये टॉपिक खत्म कर देने हैं और फिर मैं उसके बेसिस पे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम अलॉटमेंट थोड़ा ऑड हो जाता है। क्या पता हमने सोचा कि ये एक टॉपिक हम आधे घंटे में खत्म कर लेंगे, पर उसे 1 घंटा लग गया। तो हमने अलॉट उसको आधे घंटे ही किए थे। इसीलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं एक टॉपिक लूँ और उसे अच्छे से पढूँ, चाहे मुझे कितना ही ज़्यादा टाइम लग जाए। तो ये मतलब आपने थ्रू आउट एकेडमिक्स आपने फॉलो किया, क्योंकि आपने 10th और 12th में भी अच्छा स्कोर किया, 98.2 मतलब एक डिसेंट स्कोर होता है, और इसमें भी सेम आपने फॉलो किया, तो कुछ पैटर्न चेंज किया पढ़ाई का, या फिर थ्रू आउट वैसा ही रहा है? पैटर्न चेंज एज़ इन 10th और 12th में क्या होता था, मैं कभी ट्यूशन नहीं गई, तो मेरे पास और अच्छा टाइम होता था। मैं हमेशा सेल्फ स्टडी पे ही मैंने फ़ोकस किया है। यहाँ आने के बाद मेरा पैटर्न चेंज ये है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, बीकॉम ले लीजिए या फिर आईआईटी मद्रास का जो बीएस डिग्री है, ये थोड़े थियोरेटिकल भी हैं और थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं। तो पहले तो जब 10th और 12th होती थी, तो मैं रोज़ जो भी कराया जाता था उसका रिविज़न कर लेती थी और बोर्ड्स जब पास आते थे, तो मॉक पेपर्स कर लेती थी। बट यहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं रोज़ एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझती हूँ। तो क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। तो सपोज़ अगर एक कॉन्सेप्ट हम मान लेते हैं मैट्रिसेस, तो वो मैट्रिसेस अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें एआई की भी बहुत ज़्यादा हेल्प लेती हूँ। मैं चैट जीपीटी और जेमिनी, क्लॉड एआई इन सब से रिसर्च करती हूँ, समझती हूँ कि ये हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल यूज़ पे मैं अभी ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ, जो कि 10th और 12th में उतना नहीं था। ठीक है। अभी आपने बताया कि जैसे जो भी कॉन्सेप्ट पे आप ज़्यादा फ़ोकस करते थे, लेकिन अभी देखा जाता है काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जो मैथ्स और स्टैट्स 2 के जो लेक्चर्स होते हैं, वो काफ़ी मतलब थोड़े-से हेक्टिक हो जाते हैं उनके लिए। तो वहाँ पे कैसे आपने फ़ोकस बिल्ड करके रखा कि हाँ, फ़ोकस हटने नहीं दिया? एक वन गो में आप पूरा लेक्चर देखते थे, या फिर कैसे? मतलब पूरा वीकली एक बार बैठ के फ़ॉलो किया, या फिर डे वाइज़ आपने कवर किया था? मैं सेमेस्टर 2 में तो मैंने बहुत ही कम आईआईटी मद्रास के लेक्चर देखे हैं। बिकॉज़ मेरे को ऐसा लगता था कि टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है और उससे ज़्यादा मैं खुद से पढ़ सकती हूँ। तो मेरा ऐसा था कि स्पेशली स्टैटिस्टिक्स 2 और मैथ्स 2 के लिए जो भी सिलेबस है, वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मैं उन्हीं सिलेबस में से टॉपिक उठाती थी और मैं चैट जीपीटी से पढ़ती थी। तो मैंने उसे टॉपिक दे दिया और उसके बाद वो मुझे जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है बता देता था। उसके बाद जो भी मैंने क्वेश्चंस देख लिए वो थोड़े मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। कुछ नहीं समझ में आया तो भी मैं चैट जीपीटी से पूछती थी। तो वीडियोज़ मैंने बहुत ही कम देखे हैं सेमेस्टर 2 में, ज़्यादा तो मैंने एआई से पढ़ा है। ओके। अभी एआई पे आपने इतना फ़ोकस किया, तो कुछ अलग से कुछ पैटर्न आपने डिसाइड कर रखा हुआ था, स्पेशल प्रॉम्प्ट देना, या फिर ऐसे ही मतलब तो एग्ज़ैक्ट कैसे आप यूज़ करते थे चैट जीपीटी को? उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके आप बता सकते हो? हाँ, ज़रूर। तो सपोज़ मैंने एक टॉपिक ले लिया है, तो अगर स्टैटिस्टिक्स का हम टॉपिक ले लेते हैं, मुझे भी याद आ रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो मैंने डाल दिया कि चलो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। फिर मैंने उसे बोला कि पहले मुझे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो।
सो आई गिव द प्रॉम्प्ट्स, मैं बहुत स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स देने की कोशिश करती हूँ। तो आई से दैट गिव मी अ बेसिक इंट्रोडक्शन, एंड वो मुझे उसके बारे में बता देता है। देन मैं उससे पूछती हूँ कि इसका कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल याद रह जाएगा तो हमें वो पूरा कॉन्सेप्ट याद रहता है। अब वो होने के बाद मैं उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस मतलब पूछती थी कि आप मुझे सम दे दो, और फिर चैट जीपीटी मुझे दे देता था। फिर वो सब मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करती थी। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर कहीं अटक गए तो मैं चैट जीपीटी को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया है वो देने को बोल देती थी। ऐसे ही करके मैंने किया है। उसके बाद जो भी हमारे ग्रेडेड असाइनमेंट्स होते थे मैं वो भी करने की अपने से ही कोशिश करती थी। कहीं नहीं समझ में आया तो या तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वहां पूछ लिया, या फिर हम चैट जीपीटी से पूछ लिया। तो क्या मतलब तरीका क्या होता है? डायरेक्टली आपने क्वेश्चन पुट किया, वो आंसर दे दिया, फिर कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर या कुछ और तरीका होता था क्वेश्चन सॉल्व करने का चैट जीपीटी से स्पेसिफिक? नहीं, नहीं, कॉपी पेस्ट तो मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि वो ना आपको अभी ठीक लगेगा, बट जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो इन सेंटर क्विज़ देने जाते हो तो आपको वैसे ही कुछ नहीं समझेगा। तो मैं उसे क्वेश्चन देती थी और मैं उसे बोलती थी कि मुझे स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस बताओ। और फिर मैं सिमिलर क्वेश्चन देने बोलती थी, और फिर मैं खुद से सॉल्व करती थी। इनकेस आप ऐसा भी कर सकते हो, सपोज करो आप कोई क्वेश्चन में स्टक हो, तो पहले आप उसको क्वेश्चन से करो, और जो आपने स्टेप परफॉर्म किया है, कुछ तो स्टेप आपने किया होगा ना, वो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके उसको डाल सकते हो, फिर वो आपको गाइड कर सकता है कि हाँ आपने कहाँ मिस्टेक किया और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसा भी कुछ कर सकते हो आप। हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो ठीक है। मैं तो चेक करती थी, जैसे अगर मैंने उन्हें स्टेप दिया, उसने मुझे स्टेप दिया, तो मैं चेक कर लेती थी कि मेरी कहाँ गलती हुई है। हम रिवर्स वे पे भी कर सकते हैं। ओके, आप क्या मतलब लोगों को क्या सजेस्ट करोगे कि मतलब चैट जीपीटी यूज़ करना सही है या नहीं सही है? क्योंकि अभी का एक डेटा आया था, उन्होंने ये बोला था, मतलब 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया था। उन्होंने ये देखा कि जो बच्चे हाईली रिलायबल है चैट जीपीटी, एआई टूल्स पे, जो उनका कॉग्निटिव ब्रेन है, जो फंक्शन करने का तरीका है, वो थोड़ा लिमिटेड होता जा रहा है। सेकंड, जो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मतलब गूगल का यूज़ किया था, उनका थोड़ा-सा बेहतर था, और ऐसे बच्चे जो डायरेक्टली मतलब खुद से सॉल्व कर रहे थे, तो उनका मतलब एक अच्छा ब्रेन अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो आप क्या फ़ोकस करते हो कि किस तरीके से होना चाहिए? अभी मतलब कैसे डील करना चाहिए इन सब सारे एआई टूल्स का? 10th और 12th तक तो मैंने एआई कुछ यूज़ किया ही नहीं है। ये मैंने चालू कॉलेज में आने के बाद ही किया, और वो भी इसीलिए क्योंकि कहीं न कहीं प्रोफ़ेसर्स उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं। हाँ, हाँ। क्लासरूम्स में हमें टीचर्स मिल जाती थी, तो डाउट तो मैं उन्हीं से क्लियर करवा लेती थी। तो यहाँ पे मेरा जो मेजर फ़ोकस है, पढ़ती मैं खुद से हूँ, आई डू सेल्फ स्टडी। कहीं पीडीएफ कोई मिल गया तो उसी को रीड कर लिया, वैसे ही करती हूँ। चैट जीपीटी का इस्तेमाल इज़ बेसिकली फॉर क्वेश्चंस। अब उसकी सॉल्विंग अगर मेरे से नहीं हो रही है तो ही मैं पूछती हूँ। ज़्यादा मैं चैट जीपीटी पे रिलाय नहीं ही करने की कोशिश करती हूँ। तो ओके। चैट जीपीटी आपको सिर्फ अपने हेल्प के लिए यूज करना है, पूरा उस पर रिलाई नहीं करना है, इज व्हाट आई से। क्योंकि अभी तो आप कर लोगे, पर इन सेंटर एग्जाम में आपसे फिर नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है। अभी मैं इसके क्विज़ेज़ की बात करूँ जो कि इन सेंटर ही होता है, तो कोई स्पेसिफ़िक आप स्ट्रैटेजी आपने लगाया था? क्विज़ 1 में कैसे स्ट्रैटेजी आप लगाते थे? उससे अलग कुछ क्विज़ 2 में करते थे? फिर फाइनली जो एंड टर्म फाइनल एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या आप स्ट्रैटेजी अपनाते थे? उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझाओ। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी स्पेशल हो जाता है, क्योंकि मैं आपका स्कोर देख रहा था, तो टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं आपके फाउंडेशन में, उसमें से आपने 7 सब्जेक्ट में एस ग्रेड स्कोर किया, यानी आउट ऑफ 100 100 मान लो कि स्कोर किया है। एक सब्जेक्ट में आपने मैथ्स में ए ग्रेड स्कोर किया, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका आप बताओ, फुल ब्रेकडाउन करके बताओ कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होती थी क्विजेस को लेके? क्विज वन में कैसे दिया, क्विज टू को कैसे मतलब डील किया, फिर एंड टर्म एग्जाम को कैसे डील करते थे? मैं अपने हर एक क्विज को बहुत सीरियसली लेती हूँ। मैंने बहुत सारे आईआईटी के लोगों से भी बात किया है, लाइक जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड है, कभी व्हाट्सएप पे चैट कर लिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कोई एक ही क्विज को ज्यादा मायने देते हैं, एक हाँ। कोई स्किप कर लिया या एक कोई में अच्छा नहीं परफॉर्म किया। मैं हम्म। इसके पूरे ही विरुद्ध हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्विज वन क्विज टू हमें सब चीजों को अच्छे से फोकस देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं क्विज टू उतना अच्छा नहीं कर रही हूँ तो मेरी जो उस सेमेस्टर की फाउंडेशन है वो अच्छी नहीं बनती है, और उससे क्विज टू पे भी फर्क आता है। तो हम्म। मैं हर एक क्विज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती थी, और क्विज आने के 3 से 4 दिन पहले से मैं मैथ्स, स्टैट्स और सीटी पे बहुत ज्यादा फोकस दिया है मैंने। इंग्लिश मेरी अच्छी थी तो मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करती थी। तो सपोज ऐसा हो गया कि सुबह मैंने मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए, फिर सीटी के थोड़े लॉजिक्स लगाए, और फिर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन किए। मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स इज द इजीएस्ट। कुछ लोग नहीं अग्री करेंगे, बट मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स में आपको फॉर्मूला अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, अभी ये तो डेटा भी प्रूवन है ना। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो क्या किया था, उसमें डेटा शो करता है कि सीटी और स्टैट्स में कंपेयर किया गया, तो स्टैट्स में अच्छा लोग परफॉर्म कर रहे हैं, स्टैट्स वन में। सीटी में थोड़ा डाउन हो जा रहा है। हाँ,
स्टार्स 1 में स्टार्स स्पेशली आप स्टार्स 2 भी देखोगे तो ऐसा है ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन-सा फ़ॉर्मूला कहाँ लगाना है, बाकी फ़ॉर्मूला लगाना बहुत ईज़ी है। तो मैंने लोगों से जब बात की है तो मुझे ये समझ में आया कि लोगों को सिर्फ़ ये नहीं समझ आता कि कौन-सा फ़ॉर्मूला कहाँ लगेगा, हुँ, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो सपोज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी इस बार स्टैट्स 2 में एक ट्रिकी क्वेश्चन आया था। आपको फ़ॉर्मूला दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे, हुँ, बट लोगों ने उल्टा फ़ॉर्मूला लगाया है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्रिकी करके दिया हुआ था। तो आपको समझना है, आपको अच्छे से रीड करना है, फ़ॉर्मूला को एक बार 1-2 बार देखना है कि ये वाला लगाऊँ या ये वाला, तब जाकर आपको सही वाला आंसर मिलता है। मतलब डाउट मुझे भी हो रहा था, जब मैं इन सेंटर एग्ज़ाम दे रही थी, बट हुँ। मेरे फुल मार्क्स आए हैं स्टैट्स 2 में क्योंकि आपको बस वो क्वेश्चन समझने की देरी रह जाती है। ठीक है, एंड टर्म एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। वीक 1 से लेके वीक 12 तक का सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आपने लगाई थी क्योंकि एंड टर्म वैसे भी इसका वेटेज काफ़ी हाई होता है? हाँ, फ़ोकस तो मैंने पूरा किया है। ऑल्सो क्योंकि मेरा क्विज़ 1 और क्विज़ 2 में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करके पढ़ा था, तो वो वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे एंड टर्म तक मेरे साथ थे। हुँ, बट अगर आप गलती से कुछ मिस हो गया, तो मैं क्या कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा पहले से चालू करें। एकदम 1-2 दिन के लिए नहीं छोड़ दें क्योंकि सही में सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। स्पेशली अगर हम मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करें। तो ठीक है। थोड़े दिन पहले से चालू करें। मैं बोलूँगी वन शॉट वीडियोज़ बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो उसमें से कोई एक रेफर करें और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि उनसे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। ओके, ठीक है। अब कोर्स सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। मैंने देखा आपका प्रोफ़ाइल कि आपने हर टर्म में 4 कोर्सेज़ के साथ आपने जॉइन किया था। तो क्या मतलब कभी वेलबिंग कभी फ़ील हुआ कि नहीं यार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया एक टर्म में 4 कोर्सेज़ को परस्यू करना और आप कैसे दूसरों को सजेस्ट करना चाहोगे कितने कोर्सेज़ लेके चलना चाहिए एक टर्म में? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा जो सेमेस्टर 1 था जैसे कि मैंने बताया कि मेरे लिए थोड़ा ईज़ी था क्योंकि समर वेकेशन चल रहे थे। तो तब मुझे 4 कोर्सेज़ लेने पे उतना ज़्यादा कोई बर्डन नहीं लगा। स्पेशली क्योंकि इंग्लिश अच्छी थी तो मैं उस पे फ़ोकस नहीं करती थी, तो टेक्निकली मैं 3 ही कोर्सेज़ कर रही थी। सेमेस्टर 2 में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि हर हफ्ते ग्रेडेड असाइनमेंट सबमिट करना फॉर 4 कोर्सेज़ इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। बट मैंने पूरी कोशिश की उसे सँभालने की। कभी-कभी लगता था थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो गया। एज़ फॉर अदर पीपल मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सिंगल डिग्री कर रहे हो तब आप कर सकते हो। पर अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हो तो इट विल बी बेटर कि आप अच्छे से अपना सिलेबस देख लो, टाइम टेबल देख लो और फिर ही कोर्स सिलेक्ट करो। और बेस्ट होता है कि आप स्टैटिस्टिक्स और पाइथन साथ में करो और मैथ 2 और इंग्लिश क्योंकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये मैंने लोगों से पूछा है उन्हें बेटर लगता है। ठीक है। असाइनमेंट के बारे में बात करें कि इसमें मतलब एक्टिविटीज़ क्वेश्चन भी होते हैं कोर्सेज़ में और ग्रेडेड असाइनमेंट भी होता है। इनका इम्पोर्टेंस क्या है? क्या आप हर एक एक्टिविटी क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे या फिर डायरेक्टली ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करते थे? एक्टिविटी क्वेश्चंस तो मैं करती थी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। अ, लेकिन मेरा मेजर फ़ोकस कभी अगर एक्टिविटी क्वेश्चन स्किप हो गए तो भी चलेगा बट ग्रेडेड असाइनमेंट करना ही था। तो मैं एक बार में ही जितने भी सपोज़ 1 वीक का है, तो मैं 1 दिन बैठकर ही कोशिश करती थी कि मैं पूरा वीक खत्म कर लूँ और हुँ, फिर मैं बैठकर उनके एक्टिविटी क्वेश्चंस करती थी और अगर मुझे मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा है तो ग्रेडेड असाइनमेंट पे फ़ोकस करती थी। ठीक है। इसमें कोई आपने हेल्प लिया था? जैसे अभी चल रहा है लोग काफ़ी कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ऐसे तो आप नहीं करते होगे ग्रेडेड असाइनमेंट पे? नहीं, नहीं, कोई ग्रेडेड असाइनमेंट तो मैं सिर्फ़ खुद से क करने की कोशिश करती थी। कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं, कहीं डाउट हुआ तो पूछ लूँगी बट कॉपी पेस्ट तो नहीं। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते थे? एक तो हो गया एक्टिविटी क्वेश्चन, कोई और प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते थे पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए? नहीं, नहीं, मॉक पेपर्स जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, पिछले 2 टर्म्स के मैं कम से कम प्रैक्टिस कर ही लेती थी। ठीक है। ग्रेडेड असाइनमेंट को केवल एक बार लगा के छोड़ दिया फिर उसको रिवाइज़ भी करते थे, उसके क्वेश्चन देखते भी बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे? देखती थी, एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स लगते थे, उनके ग्रेडेड असाइनमेंट्स मैं एक बार रिव्यू कर लेती थी। तो आपको क्या लगता है मतलब एंटम या फिर क्विज़ 1 हो, क्विज़ 2 हो, उसमें कितना वेटेज होता है ग्रेडेड असाइनमेंट का और ये हेल्प करता है? डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? हाँ, मुझे तो लगता है मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो ग्रेडेड असाइनमेंट में थे और क्विज़ 1 या क्विज़ 2 में तो आए ही हैं। एंटम के टाइम वो थोड़ा उसे ट्विस्ट कर देते हैं बट क्विज़ 1, क्विज़ 2 आर सिमिलर टू ग्रेडेड असाइनमेंट्स। और वेटेज की बात करें तो मेरे हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे दोनों भी सेमेस्टर में जो भी मेरा सीजीपीए आया है, उसमें ग्रेडेड असाइनमेंट्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की है।
वो जो 0.1% वेटेज उसे दिया, मतलब 0.1 का जो वेटेज है उसको, वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतने मार्क्स भी मैटर करते हैं जब आपका सीजीपीए निकल रहा होता है। अभी तो चेंज कर दिया उन्होंने, अभी ना उन्होंने वेटेज चेंज करके अब इसका इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन 10 मार्क के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्विज वन और क्विज टू में आएंगे। तो थोड़ा सा इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि काफ़ी लोग कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दे रहे थे, तो उसमें डिफरेंस नहीं हो पा रहा था कि जो बंदा हार्डली खुद से मेहनत करके क्रेडिट असाइनमेंट सॉल्व कर रहा था और जो दूसरा बंदा कॉपी पेस्ट कर रहा था, दोनों के सेम मार्क्स आ जा रहे थे। तो अब इन्होंने वेटेज कम करके डायरेक्टली इसके मतलब जो मार्क्स है वो अब ऐड कर रहे हैं क्विज वन और क्विज टू में। तो इन केस इससे ये होगा कि काफ़ी लोग अब थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करेंगे क्रेडिट असाइनमेंट को। ठीक है। अब बात करते हैं जब आप एंटर्म के एग्जाम के लिए जाते हो या फिर क्विज़ेस के लिए देने जाते हो, तो वहाँ पे रिवीजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या आप पर्सनल नोट बनाते थे या फिर जो आपके पीयर्स थे उनके नोट्स ले लिए या फिर जो आपके सीनियर्स थे उनके नोट्स से आप रिवाइज करते थे, क्या करते थे आप? मैं हमेशा से खुद के नोट्स खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि जब मैं लिखते हुए पढ़ती हूँ तो मुझे ज़्यादा रिटेन होता है। तो मैंने कभी भी सीनियर्स के नोट्स नहीं लिए हैं, मैंने खुद के ही नोट्स बनाए हैं, हमेशा प्रैक्टिस भी की है तो खुद से ही की है। तो मेरा ऐसा होता था कि मैंने एक बार ही नोट्स बना लिए, फिर मैं दूसरी बार भी नोट्स बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे को वो रिटेंशन पावर लिखने से ही आती थी, एंड आई प्रेफर कि लोग यही करें। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी अपना ये सजेस्ट किया है और उन्होंने ट्राई किया था कि लिख कर पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है। अगर मान लो कि मैं ग्रेड असाइनमेंट वगैरह अभी हटा दूँ, आईटीएम के लेक्चर्स हटा दूँ या फिर जैसे अभी लाइव लाइव लेक्चर्स होते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग होते हैं, तो कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी फॉलो करते थे अच्छा स्कोर करने के लिए? एज सच नहीं, क्वेश्चंस वही मैंने जो चैट जीपीटी से मांग लिए हैं, बट ऐसा कुछ एक्सटर्नल मैंने नहीं यूज किया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आईआईटी बीएस डिग्री में जितने भी ग्रेडेड असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस जो हमें प्रोवाइडेड है वो इनफ है। तो उसके अलावा अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, मतलब ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चों को केवल ये पता होता है कि जो डैशबोर्ड में उनको लेक्चर्स दिख रहे हैं वही केवल दिया जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि सेपरेट यूट्यूब चैनल्स भी हैं। जैसे ऑफिशियल आईआईटी मद्रास के यूट्यूब चैनल, जैसे डेटा साइंस की मैथ्स की बात करो, तो वहाँ पे आपको जो पिछले सेशन में जितने भी जो टीए लेक्चर्स होते हैं, जो लाइव डाउट सॉल्व करते हैं, जो रिविजन पूरा होता है, वो भी अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग काफ़ी मिस कर देते हैं। तो क्या आप वो देखते थे लेक्चर्स? कुछ रिविजन लेक्चर्स मैंने देखे हैं, कुछ टीए सेशंस भी मैंने देखे हैं, बट मोस्टली मैं नहीं ही देखती थी, क्योंकि मेरा स्केड्यूल थोड़ा टाइट होता था। बट मेरे हिसाब से हाँ, टीए सेशंस बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकते हैं आपके लिए, अगर क्योंकि वहाँ मुझे लगता है वन ऑन वन जो हो रहा है लाइव सॉल्विंग, वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। मतलब आपका तो होगा कि आपने ऐसे स्कोर किया था, आपके फ्रेंड भी होंगे, तो उनका स्कोर काफ़ी कम हुआ होगा, आप ऐसे भी लोगों को जानते होगे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो आप क्या देखते हो कि क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं जिससे कि बच्चे मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्विज़ेज़ में, जिसको नहीं करना चाहिए? अ, हाँ, 1 से 2 मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने बात की है, तो उनका जो अप्रोच था वो भी डुअल डिग्री कर रहे थे। तो उनका अप्रोच ऐसा था कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स डिड नॉट गिव क्विज वन, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्विज वन क्विज टू दोनों को हमें सेम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हाँ, ऐसा है अलाउड कि हम क्विज वन ना दें या क्विज टू ना दें, दोनों में से कोई एक ही क्विज देना होता है अगर आप फ्री ना हो तो। बट मुझे लगता है कि हम एटलीस्ट 2 से 3 दिन की प्रिपरेशन में भी अगर हम क्विज दे पा रहे हैं तो दे दे, क्योंकि वो अगर थोड़े से भी मार्क्स आ रहे हैं तो वो मैटर करते हैं, इट इज बेटर देन अ जीरो। ऑल्सो ग्रेडेड असाइनमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। बहुत टाइम क्या होता है, डुअल डिग्री वाले बच्चे भूल जाते हैं डेडलाइन, और या फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहे तो छोड़ देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए। जब ये आप कर रहे होगे ना तो आपको एंड टर्म की भी आपकी प्रिपरेशन वही हो जाती है, तो इन सब क्वेश्चंस पे फोकस करना, क्विज वन देना, सेम इम्पोर्टेंस देना सबको इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जो आपने क्विज़ वन और क्विज़ टू की बात किया, तो देखो उसमें मतलब आपने जब उसका ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट देखोगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैसे आपका फाइनल स्कोर कैलकुलेट होता है। तो एंड टर्म के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपको क्विज़ वन और क्विज़ टू में से केवल एक कोई क्विज़ अगर आप प्रिपेयर किए हो तो आप दे सकते हो एलिजिबल हो एंड टर्म के लिए। लेकिन जब आप फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने का जो आप चेक करोगे फ़ॉर्मूला, वहाँ पे अगर आप क्विज़ वन और क्विज़ टू दोनों देते हो, तो आपके हायर चांस हो जाएँगे नंबर आने के, क्योंकि दोनों के नंबर्स ऐड ऑन होते हैं। अगर आप केवल क्विज़ वन में केवल एक नंबर मतलब अटेम्प्ट करते हो, क्विज़ टू छोड़ देते हो, ऑब्वियस सी बात है कि आपके स्कोर काफ़ी कम हो सकते हैं। तो दोनों देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी। ठीक है। अब बात करते हैं डी डे, एग्ज़ाम डे वाले के दिन। जैसे एंड टर्म के एग्ज़ाम में बात करूँ तो आपने तो स्पेशली एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए थे। तो उस समय क्या आप मतलब क्या माइंडसेट क्या होता था? कोई आपने रूल बना रखा था कि किस तरीके से अप्रोच करना है एग्ज़ाम्स को?
हाँ, मतलब रूल तो था कि 1 दिन पहले ही मैं ऐसा सब कर लेती थी रिवाइज़, मतलब मैं डी-डे के लिए कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, कि ये तो मैं कल सुबह कर लूँगी या ये जो ब्रेक बीच में मिलता है उस टाइम कर लूँगी। और क्योंकि 4 एग्ज़ाम 1 दिन में रहते थे, तो 2 सुबह के सेशन में होते थे और 2 आफ्टरनून सेशन में होते थे। तो जो सुबह वाले हैं, उस पे भी मैं थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करती थी। और जैसे सुबह पहुँच गए, दे दिया एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में भी ना मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर आपको पूरे 3 घंटे मिले हैं, मैं एंड टर्म एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, जहाँ पे 2 करने के लिए हमें 3 घंटे मिलते हैं। तो आप उस पे एटलीस्ट 2.5 आवर्स तक यूटिलाइज़ करो। कुछ लोग क्या होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो उठ के चल देते हैं। उनका टाइम सबमिशन टाइम होते ही। मैं थो अगर मुझे कोई नहीं आ रहा है, तो मैं बाकी सब सॉल्व करने के बाद उस पे थोड़ा फ़ोकस करती थी। और ऐसा कई बार हुआ है कि मैं जब फ़ोकस कर रही हूँ, तो मुझे क्लिक कर गया फ़ॉर्मूला या मुझे कुछ याद आ गया और मैंने उसे एटलीस्ट पार्शियली तो सॉल्व किया ही। तो टाइम भी पूरा यूटिलाइज़ करना है एग्ज़ाम का। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तो चलो निकल ही जाते हैं। और जो बीच का ब्रेक टाइम होता था, मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन, उसमें मैं ब्रेकफ़ास्ट करने निकल बाहर जाती थी और फिर वापस आकर ट्राई करती थी कि कुछ रिवाइज़ कर लूँ। नहीं तो मैं मन को शांत करने की कोशिश करती थी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है उस दिन पे। ओके, अब इंडिविजुअल कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। जैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्टी होती है लोगों को पाइथन के ओपीपी में। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी ओपीपी एग्ज़ाम को लेके? क्योंकि ये मैंडेटरी होता है कि अगर आप पाइथन के एंड टर्म एग्ज़ाम में भी पास हो जाते हो, लेकिन अगर आप ओपीपी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो, तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो ओपीपी के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? ओपीटी मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। 1 तो मैंने फिर भी हैंडल कर लिया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कंप्यूटेशनल थिंकिंग से रिलेटेड था और सॉल्व करने में ईज़ी होता था। तो वो जो हमें पहले एग्ज़ाम के पहले जो वो मॉक टेस्ट दिए हैं पिछले साल के, मैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। तो मैं रोज़ कम से कम 4 क्वेश्चन मैंने पिछले साल के ओपीटी के कर लिए, वैसे करती थी। उसके अलावा जो ओपीटीई-2 था, वो मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा। लास्ट के 2 क्वेश्चन्स मेरे से नहीं हो रहे थे। तो एक मैंने पार्शियल सॉल्व किया था, लास्ट वाला मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया। तो उसमें मेरा स्कोर थोड़ा कम आया था। मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बाकी एग्ज़ाम के दिन थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं, मेबी आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लिक ही नहीं किया, तो वो वाली चीज़ तो रहती ही है। बट मैं कहूँगी कि ओपीटीई-1 पे ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि उसमें रिलेटिवली ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं और वो स्कोरिंग भी होता है। स्टैट्स 2 की बात करें तो स्टैट्स 2 मतलब कैसे आपने किया था? स्टैट्स 2 स्टैट्स 1 में डिफ़िकल्टी लेवल में कोई डिफ़िकल्ट होता है स्टैट्स 2 या फिर दोनों नॉर्मल ही थे? स्टार्ट्स टू जब मैंने चालू किया था, मेरे जो फर्स्ट 1 टू 3 कोर्सेज़ थे, सॉरी लेक्चर्स थे, वो मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लगे थे। हुँ, हुँ। इवेंचुअली वो थोड़ा ईज़ी होने लगा, बट एज़ कंपेयर्ड टू स्टार्ट्स 1, जो स्टार्ट्स 2 का लेवल है वो थोड़ा हाई होता है, डिफ़िकल्टी होती है। बट स्टार्ट्स 2 में अगर आप देखेंगे, तो हमें पहले से ना फ़ॉर्मूलाज़ प्रोवाइडेड होते हैं जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमें ये समझना है कि वो क्वेश्चन में कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा, व्हिच इज़ लिटिल ट्रिकी। तो हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लॉजिक हमारा क्लियर होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर कर रहे हैं, तो कहाँ कौन-सा लगना चाहिए, कहाँ वो अल्फा होगा, कहाँ नहीं होगा। तो ये थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। सबसे जो डिफ़िकल्ट आपके फाउंडेशन लेवल में सब्जेक्ट आता है वो मैथ्स 2 का नाम आता है और यहाँ पे काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी आपने लगाई थी? नहीं, मुझे खुद मैथ्स 2 में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द कोर्सेज़ जहाँ पे आके मेरे को भी लगा कि ये मेरे से नहीं हो रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखे थे, बहुत बार एक ही कॉन्सेप्ट को ट्राई किया था, बट कहीं न कहीं मुझे खुद को भी लगता है कि वहाँ पे मेरी क्लैरिटी उतनी नहीं थी। इसी से मेरा उसमें ग्रेड भी ए आया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या होता है मैथ्स 2 में ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड से ज़्यादा क्वेश्चन वो फैक्ट बेस्ड पूछते हैं। तो एज़ अ स्टूडेंट जिसको थोड़ा नंबर्स ज़्यादा पसंद है, मुझे वो फैक्ट्स याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं, मैथ्स 2 में मेरे ज़्यादा मार्क्स गए हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन्स में, जहाँ पे आपको 6 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से कोई 3 या 4 करेक्ट होंगे। तो वो करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया है, मेरे मेजर मार्क्स वहीं पे गए हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर अभी देने वाला है, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने फैक्ट्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर ले। क्योंकि सॉल्विंग से ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व किया है मैथ्स 2 में ये जो एमएसक्यूज़ आते हैं, फैक्ट बेस्ड वो होते हैं। ठीक है। आपके सीटी के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी या क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे सीटी कोई अच्छा कर सकता है? सीटी मैं प्रेफ़र करती हूँ बहुत लॉजिकल सोचना, और आप अपना एक पेन और पेपर हमेशा रेडी रखो और जो भी स्टेप्स हो रहे हैं ना, आप खुद से भी नोट डाउन करो कि कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा होगा।
सपोज बोला कि काउंट 1 से बढ़ गया, तो आप वो लिख लो कि काउंट 1 से बढ़ गया है। या अगर हम लोग लेटर को आइटरेट कर रहे हैं, तो अभी हम कौन से लेटर पे हैं? यूजुअली वो क्वेश्चन आता है कि एटलीस्ट 2 वोवेल्स आर टुगेदर या फिर 3 कॉन्सोनेंट्स आर देयर। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप इसे लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली क्या हो रहा है। आगे प्रोसीड करते हैं। देखो होता क्या है कि काफ़ी लोग मतलब अभी कंप्यूटर साइंस का क्रेज़ चल रहा है, ठीक है। तो जैसे लड़के 12th पास करते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है। अभी आप ही देख रहे होगे कि बीटेक करने में, वो भी बीटेक में स्पेशली सीएस ब्रांच का कितना डिमांड है। तो लोग अपने इंटरेस्ट को ना देख के डायरेक्टली सीएस के ऊपर चले जाते हैं, और अभी तो आईआईटी के ऑनलाइन भी काफ़ी सारे कोर्सेज आ चुके हैं। तो वो डायरेक्टली जंप करते हैं डेटा साइंस डिग्री में या फिर एआई की डिग्री में। तो सबसे पहले आप ये बताओ, कैसे स्टूडेंट इवेलुएट करना चाहिए कि मैं इसके लिए हूँ या नहीं हूँ? और आपने कैसे डिसाइड किया था कि नहीं मुझे डेटा साइंस फील्ड में जाना है, अभी मतलब फाउंडेशन करना है इस कोर्स में? मेरा ये था कि सबसे पहले तो मैं सिलेबस चेक करती हूँ, साथ ही साथ मैं अपना इंटरेस्ट देखती हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से मैथ्स स्टार्स में रहा है, प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत पसंद थी, बेस थ्योरम मैंने किया हुआ था। तो जब मैंने इसका सिलेबस देखा, तो ये मुझे जो थोड़े इसमें भी आईआईटी डिग्री के फाउंडेशनल में इन सब सब्जेक्ट्स का थोड़ा हायर लेवल था। तो सपोज मैंने अगर ट्री बनाना, वो जो हमने सीखा था मैथ 1 में, या फिर स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट इन सब में था। तो जब मैंने ऐसा सिलेबस देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये कोर्स परस्यू करना चाहिए, मुझे समझना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या हैं। उसके अलावा अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा ही अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा फ्रेंड कहाँ जा रहा है या फिर सोसाइटी क्या बोल रही है अच्छा है। ये मैंने कभी भी फॉलो नहीं किया है, ना ही मैंने, इसीलिए मैंने जेई नीट भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे वहां कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैं हमेशा सिलेबस देखती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखती हूँ, मेरा इंटरेस्ट देखती हूँ और फिर कुछ डिसाइड करती हूँ। ठीक है। तो आपका फाउंडेशन में 9.88 सीजीपीए था, मतलब एक काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो अभी आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे आगे इस कोर्स को नहीं कंटिन्यू करना है, फाउंडेशन में ब्रेक ले रहे हो आप डिप्लोमा कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो ये डिसीजन कैसे आया दिमाग में आपके? हाँ, तो मेरा ऐसा था कि जब मैंने ये डिग्री चालू की थी डेटा साइंस की, तो मैंने फाउंडेशनल लेवल का सिलेबस देखा था, समझा था, और मुझे ऐसा लगा था कि कहीं न कहीं ये मुझे डेटा एनालिटिक्स और जो फाइनेंशियल डेटा है उसको समझने में कोशिश करेगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट तरफ भी बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने ये कोर्स किया, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि मेरे लिए ये थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल है, स्पेशली मैथ्स 2। और मेरा कभी ऐसा नहीं रहा है कि मुझे स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या ये मुझे फ्यूचर में हेल्प करेगा कि नहीं, मेरे जो एंड गोल्स है क्या ये उसमें हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए मैंने जब मैंने अभी डिप्लोमा का जो सिलेबस देखा है, उसमें एक है जो चैप्टर है बिजनेस एनालिटिक्स, ये कोर्स भी है। बट साथ ही साथ कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर मैं, क्योंकि मेरा मेजर फोकस मेरी बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट्स के साइड जाना है, मुझे कुछ फाइनेंस में करना है। तो जब मैंने ये सिलेबस देखा, तो मुझे समझ में आया कि ये कोर्सेज मैं ना ही करूँ तो बेटर है, क्योंकि ये मोर ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट के साइड जा रहा है, लेस ऑन फाइनेंस साइड। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे ड्रॉप करती हूँ, क्योंकि फाइनेंस की फील्ड में भी बहुत ज्यादा कोर्सेस है जो कि आपको ज्यादा बेनिफिट करेंगे इंस्टेड ऑफ डेटा साइंस। तो मैंने डिसाइड किया इसीलिए कि फाउंडेशनल पे ही मुझे खत्म करना चाहिए, लेकिन ये जो फाउंडेशनल लेवल नॉलेज है ये मुझे जरूर हेल्प कर रही है अभी भी, तो इसीलिए। ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड करते हो, जैसे अभी आप मतलब काफ़ी यंग एज में हो, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि मेरा मतलब फाइनल गोल कहाँ पे है? अगर मान लो कोई अनसर्टेन है तो उसके लिए आप क्या बोलो, क्या हो सकता है स्टेप टू स्टेप कि हाँ आपने जो आप पैशन है या फिर किसी आपका जो फाइनल गोल क्या हो सकता है उसकी तरफ कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि हाँ मुझे ये करना है और उसके लिए मैं ये परस्यू कर सकता हूँ? मेरे हिसाब से गोल्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। मेरे भी बहुत सारे गोल्स थे जो कि इवेंचुअली चेंज होते हैं। बट आपको एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे क्योंकि इकोनॉमिक्स पसंद था एंड इट वाज़ नॉट अ सेफ चॉइस टू चेंज फ्रॉम साइंस टू बीकॉम, बट आई स्टिल डिड, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एक्सप्लोर करूँ। फिर जब मैंने बीकॉम की डिग्री अभी मैं कर रही हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ रही हूँ, कॉमर्स पढ़ रही हूँ, स्टॉक मार्केट पढ़ रही हूँ। तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट इस साइड पे है। तो फिर मैं उसमें देखती हूँ कि सपोज मुझे अगर स्टॉक मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मुझे किस टाइप के कोर्सेज करने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे एनआईएसएम के जो सर्टिफिकेट्स हैं, दे आर गुड फॉर दिस कोर्स, तो हम उसको साथ में कर सकते हैं। वही अगर आप आईआईटी बीएस डिग्री कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि मुझे स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या अगर आप डिप्लोमा लेवल में जा रहे हो, मुझे बिजनेस एनालिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस लाइन में मैं क्या कर सकता हूँ?
तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप कुछ पक्का कर लो और उसी में सब कुछ करो। आप धीरे-धीरे अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो और फिर देखो कि इसमें मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ। ठीक है। सपोज़ करो कि मतलब किसी का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, जैसे आपका तो मैथ्स बैकग्राउंड था, सपोज़ करो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, तो उसको इस कोर्स में एनरोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अ, हो सकते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है स्पेशली मैथ्स 2 लेवल पे आने के बाद। ऑब्वियसली डेडिकेटेड बच्चे पार कर लेते हैं बट देन अगर आप आईआईटी एमबीएस डिग्री चालू कर रहे हो व्हिच इज़ एन ऑनलाइन डिग्री, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा गोल सेटिंग करना होगा यहाँ पे कि आप क्यों करना चाहते हो ये कोर्स। आपका व्हाय बहुत इधर इम्पोर्टेंट रहेगा स्पेशली फॉर आर्ट्स स्टूडेंट जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है बिकॉज़ इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो कहीं न कहीं थोड़े हाई लेवल पे ही पढ़ाते हैं। तो कैच अप करने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो मतलब पहले अपना इंटरेस्ट देखो और फिर आप देखो, एक बार सिलेबस जाके गो थ्रू करो कि हाँ, पढ़ाया क्या जा रहा है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो नाम सुन के कि बीएस डिग्री है, आईआईटी मद्रास का टैग मिल जाएगा, तो डायरेक्टली वो एनरोल कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो कोई एनरोल भी कर ले रहा है, तो एक होता है टेम्पोररी स्ट्रगल, जैसे आपने फेस किया था मैथ्स 2 में कि आपको क्वेश्चन लगा रहे थे, आपसे हो नहीं रहा था, लेकिन आप मतलब उसको आगे फर्दर पुश किया, आपने एफर्ट लगाया और वो सही हो गया, आपने पास कर लिया। लेकिन एक टेम्परेरी स्ट्रगल और जो जेन्युइन मिसमैच होता है, उसको कैसे मतलब फाइंड आउट करना चाहिए कि कैसे पता होगा कि नहीं, ये कोर्स मेरे लिए नहीं है, कब छोड़ देना चाहिए इस डिग्री को? टेम्पररी स्ट्रगल हाँ, जैसे आपके एक दिन क्वेश्चन नहीं लग रहे, जैसे मैं बोल रही थी कि कभी-कभी मुझे भी लगता था कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ देती हूँ। बट फिर मेरा जो गोल था या मैं जिस रीज़न से इस डिग्री में घुसी थी, तो मुझे वो जब याद आता है तो हाँ, मैं नेक्स्ट दिन फिर से ट्राई करती हूँ। और जब मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे वो जो नए कॉन्सेप्ट्स जानने में इंटरेस्ट आता था, कि चलो आज मैंने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट सीखा है या फिर मैंने पाइथन में कुछ रिकर्शन का कॉन्सेप्ट सीखा है, तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे। ओके। एज फॉर जेन्युइन मिसमैच अगर आप थोड़े सपोज स्टार्टिंग में एंथुजियाज्म रहता है तो लोग कर लेते हैं कोर्स। सपोज क्विज वन भी कर लिया लेकिन फिर अगर आपको लगने लगे कि अब जो ये पढ़ा रहे हैं इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे कुछ क्लिक नहीं कर रहा, मुझे ये डिग्री करते वक्त मजा नहीं आ रहा, ये इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तब उसे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक फेज़ है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आप लोगों से बात करो, मे बी फ्रेंड से बात करो, मम्मी-पापा से बात करो या आप करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब भी आपको एक्सप्लोर करने चाहिए क्योंकि कभी-कभी होता है कि आप एक फेज़ में घुस गए हो जहाँ आपको नहीं पसंद आ रहा है, बट यू जेन्युइनली लाइक द सब्जेक्ट। ओके। हाँ, मैं यहाँ पे मैंने फ़ोकस करना ये चाहूँगा कि मतलब आपका 9.88 सीजीपीए, आपका हर एक कोर्स अच्छा अच्छा रहा है। लेकिन थ्रू आउट कोर्सेज़ आप कुछ ऐसे कोर्सेज़ जैसे सीटीए आपने बताया, मैथ्स 2 होगा, उसमें आपने स्ट्रगल किया। तो स्ट्रगल करना नॉर्मल है, उससे आप ओवरकम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं उनको स्ट्रगल नहीं होता, उनके भी कुछ अपने स्ट्रगल्स होते हैं। तो ये तो हटा ही दो दिमाग से कि अगर कुछ चीज़ आपसे क्वेश्चन्स नहीं बन रहा है, तो आपके लिए डिग्री नहीं है। आप एफर्ट मारो, अगर आप जेनुइनली इंटरेस्टेड हो, आपको कोर्सेज़ समझ में आ रहे हैं, आप मतलब आप सब्जेक्ट्स को एंजॉय कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप भी मतलब अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंड अलोन और डुअल डिग्री की बात करते हैं या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करते हैं। आप दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रहे हो, जैसे ऑफलाइन डिग्री में भी जा रहे हो और ऑनलाइन में भी दोनों किया था। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो, कौन ऐसे स्किल हैं जिनको एक्वायर करना चाहिए, मतलब ऑनलाइन वाले स्पेशली बच्चे हाँ, तो मेरे हिसाब से ये जो कमिटी और क्लब्स होते हैं कॉलेज में, वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब मैंने मेरा कॉलेज जॉइन किया था आई कम फ्रॉम अ सिटी कॉल्ड राउरकेला इन ओडिशा। तो वहाँ मेरे स्कूल्स में बहुत ही लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ थी या फिर लिमिटेड कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो वहाँ से एक मुंबई के कॉलेज में आना जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़, कमिटीज़, क्लब्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं न कहीं मैं पीछे हूँ, मेरा कैरेक्टर उतना डेवलप नहीं है, मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मेरी पब्लिक स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सब इम्प्रूव करना जो होता है, ये कमिटीज़, क्लब्स के थ्रू होता है। अगर आप स्टैंड अलोन डिग्री कर रहे हो तो हमारे आईआईटी मद्रास में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, ऑनलाइन मीट्स होती है, कुछ सोसाइटी टॉक्स हो गई, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली आपका जो कॉन्फिडेंस है, पब्लिक स्पीकिंग इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट इन टुडेज़ अ, वर्ल्ड। तो हमें उन सब चीज़ों पे तो फ़ोकस करना चाहिए। स्टैंड अलोन डिग्री अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हो, आप नहीं ऑनलाइन पे इतना फ़ोकस कर पा रहे हो, तो आप अपने कॉलेज की एक कोई कमिटी जॉइन कर लो अपना कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए। ओके, सपोज़ करो आपको फिर से रीस्टार्ट करने का टाइम होता, फिर से रीस्टार्ट कर सकते थे आप। तो अगर आपको मौका मिलता केवल स्टैंड अलोन करने के लिए, तो क्या स्टैंड अलोन करते इस डिग्री को या फिर आप डुअली इसको करना चाहते हैं? नहीं, मैं स्टैंड अलोन नहीं करना चाहूँगी, मैं डुअल ही करना चाहती इसको भी। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मुझे वो ऑनलाइन डिग्री से जो एक कोर्स होता है, एक जो ह्यूमन इंटरैक्शन होता है टीचर के साथ,
वो कहीं न कहीं नहीं मिलता है। मुझे इंटरैक्शन करना, टीचर्स से बातें करना, उनके एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो कहीं न कहीं मैं मिस करती, इसीलिए आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर अ डुअल डिग्री ओवर जस्ट अ स्टैंड अलोन। हाँ, तो मैं भी यही सजेस्ट करना चाहता हूँ बच्चों को जो मतलब अभी क्लास 12 करके पास आउट हो रहे हैं, तो आप केवल ऑनलाइन पर रिलाई नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपके ऐसे केसेस हैं कि आप नहीं जा सकते हो, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास या फिर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हैं, तो ठीक है, आप स्टैंड अलोन की तरफ जा सकते हो। इन केस अगर आपके पास ऑप्शन है तो मस्ट है कि आप कोई कॉलेज ज्वाइन करो, क्योंकि कॉलेज आपको केवल पढ़ाई नहीं सिखाता, आपको मतलब अलग भी चीज़ें होती है जहाँ पे होता है, आप जाके वहाँ पे सोशली इंटरेक्ट करते हो, कई सारे कमिटीज़ होते हैं, ऑफलाइन पार्टिसिपेट करते हो, तो वहाँ से आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका मैं प्रोफाइल देख रहा था लिंक्डइन पे, तो आपने वहाँ पे मेंशन किया था कि आप इंस्टा यूज़ नहीं करते, तो मतलब रीज़न क्या था कि आपने इतने टाइम तक आप इसे इंस्टा यूज़ नहीं किया, और इसका मतलब क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या आप देखते हो आज के टाइम पे? हाँ, इंस्टा नहीं यूज़ करना वाज़ अ वेरी पर्सनल डिसीजन। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे 10th और 12th में बहुत बार बोला था कि इंस्टा खोल ले, बट मुझे कभी ऐसा इंटरेस्ट आया ही नहीं। दो मुझे डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है एंड कभी-कभी मैं फ्रेंड्स के साथ रील्स बना लेती थी, बट इंस्टा एज़ सच चलाने का मुझे कभी मन नहीं हुआ। उसका 2-3 पॉइंट्स ये था कि मैं ह्यूमन इंटरैक्शन पे बहुत फ़ोकस करती हूँ, तो मैं मेरे मम्मी-पापा के साथ टाइम स्पेंड करती थी। कहीं घूमने निकल गई या फिर पढ़ाई कर ली, तो मेरा फ़ोकस वहीं रह गया था। इंस्टा अभी भी मैंने डाउनलोड किया है फॉर थोड़ा बहुत ऐसा कंटेंट के लिए, बट मैं अभी भी उसे ज़्यादा ऑपरेट नहीं करती। इसके प्रोज ये हैं कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं कभी भी वो डूम स्क्रॉलिंग नहीं करती हूँ। बट इसके कॉन्स भी हैं। कॉन्स ये हैं कि कहीं न कहीं मेरे डिस्कशंस कम हो जाते हैं। फिर कोई ट्रेंडी हो गया, तो अगर आप एक फाइनेंस की दुनिया में हो या फिर आप एक डेटा एनालिसिस की दुनिया में हो, डेटा साइंस की दुनिया में हो, तो क्या चल रहा है रोज़ की दुनिया में, भले ही वो कोई फैशन ट्रेंड ही क्यों ना हो। ये सब जो जानना होता है, ये इंस्टा के थ्रू लोगों को मिल रहा है, व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि मैं इंस्टा नहीं कर स्क्रॉल कर रही हूँ। बट आई थिंक द प्रोस आर मोर देन द कॉन्स। सो या हाँ, अगर आप दोनों को मैनेज कर सकते हो, अगर आप अब डूम स्क्रॉल नहीं करना चाहते, आप उसको मैनेज कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो अपने इमोशन पे, तो आप यूज़ करो, क्योंकि दोनों है। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा-सा पर्सनल होगा कि आप अपना स्क्रीन टाइम बता सकते हो कि अभी आपका स्क्रीन टाइम कितना चल रहा है? स्क्रीन टाइम तो मेरा इन द सेंस सोशल मीडिया पे तो नहीं होता है, बट मेरा स्क्रीन टाइम हाई होगा कहने पे, क्योंकि मेरे जितने भी कॉलेज असाइनमेंट्स होते हैं हुँ, हुँ, या सपोज आईआईटी-बीएस के लेक्चर्स ही हो गए, तो सब मैं अपने लैपटॉप के थ्रू ही करती हूँ या फिर फ़ोन के थ्रू ही करती हूँ। ओके। तो उसमें मेरा स्क्रीन टाइम बहुत हाई होता है, बट इट्स नॉट फॉर सोशल मीडिया या फिर चैटिंग। मेरा सादा टाइम जाता है, सपोज मैंने असाइनमेंट्स बना रही हूँ, तो वो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना रही हूँ, या फिर मैं कुछ मीटिंग्स कर ली मेरे दोस्तों के साथ। सो इम्पोर्टेंट काम के लिए ही होता है स्क्रीन टाइम, ओके, बट मैं मतलब बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। कुछ स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हो कि जिससे स्क्रीन टाइम कम हो जाए? और आपको क्या लगता है स्क्रीन टाइम अम, ज़्यादा होना प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। हुँ, हुँ, हमें हमारे कॉलेज में जो पीडीएफ्स आते हैं, सब हमें पीडीएफ मिल रहे हैं। हमें ऐसा कोई एज़ सच प्रिंटेड कंटेंट नहीं मिलता है। हुँ, तो हुँ, स्क्रीन टाइम से ज़्यादा आपको जो मैनेज करना है, वो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल है। तो हुँ। सपोज़ मैं कुछ पढ़ रही हूँ, मैं कोई पीडीएफ पढ़ रही हूँ या कोई आर्टिकल पढ़ रही हूँ, और उसी के बीच में मुझे कोई नोटिफ़िकेशन आ जाता है। तो वहाँ मैं कैसे ना जाऊँ और मैं जो कर रही हूँ, मैं उस पे फ़ोकस करूँ, उस चीज़ का है। तो आप मुझसे पूछोगे तो मेरे सारे नोटिफ़िकेशंस ऑफ हैं। ओके। तो मैं डिस्ट्रैक्ट होने का कम आपको कम करना है। बाकी आप स्क्रीन टाइम इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप क्या कर रहे हो स्क्रीन पे, वो हाँ, मैटर जैसे करता है। जैसे स्क्रीन टाइम का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर अगर मान लो कि यूट्यूब के स्क्रीन टाइम आपकी मतलब 5 घंटे 4 घंटे है, इंस्टा की 2 से 4 घंटे है, लिंक्डइन पे आप ज़्यादा 5 घंटे यूज़ कर रहे हो और प्रोडक्टिविटी वाले जो टूल्स हैं उनका यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्क्रीन टाइम खराब होगा। इन केस अगर आप पढ़ाई वाले टूल्स यूज़ कर रहे हो तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो सही है ही, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना कि जो यूट्यूब्स हो गए या फिर जितने भी शॉर्ट कंटेंट आप वॉच कर रहे हो, उससे कहीं न कहीं ब्रेन रॉट भी होता है, और ये प्रूवन है, ये साइंटिफिक प्रूवन हो गया है। कि जो ज़्यादातर ये सब कंटेंट यूज़ करता है, उनके जो फ़ोकस टाइम है, जो फ़ोकस करने की एबिलिटी है, वो भी काफ़ी कम होता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि ये मतलब एक हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, ये मतलब एक्चुअल में हो रहा है, ऑन द ग्राउंड ये देखने को मिल रहा है। हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। कभी-कभी होता ही है लोगों को कुछ नहीं है टाइम पास करने के लिए, तो चलो हम यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं या इंस्टा स्क्रॉल करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी थोड़ी फीड चेंज करने की कोशिश करो, कि कभी-कभी अगर मुझे बोर होता है, देन व्हाट आई डू इज़ आई वॉच पॉडकास्ट्स, ओके। या फिर या अगर आप थिंक स्कूल को जानते हैं, तो मैं थिंक स्कूल की केस स्टडीज़ देखती हूँ। हुँ, हुँ।
कुछ ऐसा ट्राई करती हूँ कि अगर मैं कुछ अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए एंटरटेनमेंट भी देख रही हूँ तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग देखूँ। कोई हम्म। फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जान लिया या कोई नया डेवलपमेंट के बारे में जान लिया, सो दैट इज बेटर। तो मैंने मेरी फीड भी यूट्यूब में ऐसे बना रखी है कि मुझे सारा फाइनेंशियल कंटेंट ही आता है या केस स्टडी कंटेंट आता है। तो वो और भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी हाँ, हाँ, अभी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि जिस तरीके कंटेंट आप देख रहे हो, मतलब रियलिटी में आप वैसे ही बनते जा रहे हो। आपको पता नहीं है आपके फील्ड में क्या-क्या आ रहा है, और सेम चीज़ की अगर बोलोगे तो आपका माइंड सेम तरह की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग को लेके, लिंक्डइन वगैरह को लेके। ठीक है, आपने बात किया कि यूट्यूब, इंस्टा कितना मतलब हो सकता है हैम्पर कर सकता है अपनी प्रोडक्टिविटी को। लेकिन कहीं न कहीं अभी ऑनलाइन के टाइम पे अगर आप ऑनलाइन नहीं हो, जैसे आपने मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाया, तो वो भी एक तरीके का डिसएडवांटेज है। तो आप प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए कैसे काम करते हो? लिंक्डइन पे कैसे वर्क कर रहे हो? लिंक्डइन पे मैं ऐसे डेली एज सच मैं एक बार लिंक्डइन खोल लेती हूँ जस्ट रिव्यू करने के लिए। कभी थोड़ा फ्री हो गए तो लिंक्डइन खोला है। बट हुँ, मेरा मेजर प्रोफाइल बिल्डिंग है कि मेरी कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, कमिटी की हुँ, एक्टिविटी हो गई, मैंने खुद कुछ नया कर लिया, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, तो उसके बारे में अपडेट रखना, पोस्ट करते रहना, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग पे है। अभी मैंने ये लिंक्डइन चालू किया था कुछ 6 मंथ्स पहले जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, और हुँ, अभी मेरे 600 प्लस फॉलोअर्स हैं, ओके। और मतलब कनेक्शंस या फॉलोअर्स बोल लीजिए। तो हुँ, उसमें भी क्या होता है कि आपके पोस्ट भी इंटरेस्टिंग होने चाहिए। सो बहुत जेनेरिक पोस्ट करते हैं तो लोग पढ़ते नहीं। आई हुँ, ट्राई टू कीप इट वेरी रिलेटेबल, कुछ स्टोरी टेलिंग मैनर में करते हैं। मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं कि मुझे मेरे फ्रेंड्स देते हैं रिव्यूज कि जो लिखा वो हमने पढ़ा क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, स्टोरी टेलिंग मैनर में था। मतलब आपको क्या लगता है कि प्रोफाइल बिल्डिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? मतलब किसी को अपने ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये इम्पोर्टेंट होता है। प्रोफाइल बिल्डिंग से आपको एक कनेक्शन बिल्डिंग भी आ जाती है। तो सपोज लिंक्डइन पे आप नए कनेक्शंस बना रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, मे बी प्रोफेशनल कनेक्शंस भी बन रहे हैं। हुँ, सो हुँ, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इन द फील्ड ऑफ डेटा, कनेक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट। हुँ, आपको पता नहीं कब आपको किसकी जरूरत पड़ जाए या कहाँ से, तो प्रोफाइल बिल्डिंग जरूरी होती ही है। एक अच्छी प्रोफाइल होना भी आपके जॉब वर्क में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। जहाँ तक मैंने मेरे सीनियर से बात की है, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल, उनका सीवी बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब वो जाकर बड़ी-बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं। सो ये हुँ। सब मेंटेन करना कुछ लोगों को यूज़लेस लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। हाँ, मैं इसको कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे अभी पिछले टाइम पे जो जॉब सर्च करने का तरीका था, वो काफ़ी डिफरेंट था। लेकिन अभी क्या हो रही है, जितने भी प्रोमिनेंट रिक्रूटर हैं, वो आपके प्रोफ़ाइल को चेक करती हैं कि आप कैसे व्यक्ति हो। या फिर अगर आप एल्युम से अपने रीच करना चाहते हो, जैसे आपने जो आपके कॉलेज जो पास आउट स्टूडेंट है, उनसे आप कैसे रीच कर सकते हो। तो एक ही तरीका बचता है कि अगर आप लिंक्डइन पे हो या फिर ट्विटर पे हो, तो यहाँ से आप उनको डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो। और मैं मेजली मैं लिंक्डइन पे इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल आपका प्लेटफ़ॉर्म हो जाता है, जिससे कि आपको जॉब लेने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अगर आप इंटर्नशिप लेना चाहते हो, तो डायरेक्टली रिक्रूटर से आप अप्रोच कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप नहीं कर रहे हो प्रोफ़ाइल बिल्डिंग, तो कहीं न कहीं आप मिस आउट कर रहे हो। तो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो प्रोफ़ाइल बिल्डिंग करना, ठीक है? और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि अभी मैं देख रहा था कि लर्न इन पब्लिक वाला भी कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो कि होना चाहिए कि आप जो भी सीख रहे हो उसको पोस्ट करना चाहिए? हाँ, रिलेवेंट होगा तो ज़रूर करना चाहिए। कुछ चीज़ें रिलेवेंट नहीं होती है, बट लोग पोस्ट करते हैं। बट मोस्टली आप जो भी सीख रहे हो, एक छो अपडेट तो रखना ही चाहिए। आई प्रेफर कि हम वीकली या बाय वीकली पोस्ट करें, कुछ भी नई चीज़ के बारे में, स्पेशली नए एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो हुँ, कभी आपने पब्लिक स्पीकिंग कर ली, कभी अगर आपके कॉलेज में कोई बड़ा इंसान आता है, आपने उनकी टेड टॉक सुनी, तो उससे आपने क्या समझा? आप कोई इवेंट में गए, तो आपने लोगों की बात की या आपने कनेक्शंस बनाए, तो आप क्या नया सीख रहे हो रोज? इट शुडंट बी जस्ट एकेडमिक्स बट ऑल्सो योर एक्सपीरियंसेस। हुँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना कि आप ऑफ़लाइन में जो भी सीख रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ़ में क्या सीख रहे हो, वो आपको पता है। लेकिन अगर आपको मान लो कि पब्लिक को दिखाना है, आपको रिक्रूटर को दिखाना है, वो कैसे दिखेगा? आप कहीं पोस्ट करोगे तब। तो अगर आप सिग्निफिकेंटली अच्छी चीज़ें अगर पोस्ट करते जा रहे हो, जैसे आपने टेड टॉक किया, कोई सर्टिफ़िकेशन आपने लिया या फिर कोई वर्कशॉप अटेंड किया, तो उसके बारे में आप ज़रूर पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपने कोई सर्टिफ़िकेशन भी किया हो, जैसे CS50 का आपने सर्टिफ़िकेशन किया था, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए थे, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और CS50 के बारे में बता सकते हो कि इसको क्या करना चाहिए फाउंडेशन वाले बच्चों को? CS50 मैंने मेरे समर वेकेशन में चालू किया था जब मेरा मे टर्म चालू नहीं हुआ था। हम्म, एंड आई प्रेफरली थिंक ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि हार्वर्ड के प्रोफेसर ने करवाया है। एंड ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये जो है, ये आपकी जो फाउंडेशनल बिल्डिंग है
प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छा कर देता है। तो मुझे इससे मेरे फाउंडेशनल कोर्स के सीटी और पाइथन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, क्योंकि हमारा जो बेसिस है और जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है, उसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है ये CS50 करने से, क्योंकि ये बहुत ही बेस से चालू करते हैं और ये छोटी-सी छोटी बातें भी बताते हैं कि आपके जो कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस है, वो कैसे आए, आपकी जो कोडिंग नंबर्स होती है, जो बाइनरी नंबर्स होती है, वो कैसे एक्चुअली यूज़ होते हैं एप्लीकेशंस बनाने में, मैसेज सेंड करने में। तो बहुत ही बेसिक लेवल से इन्होंने हमें कंप्यूटर साइंस सिखाई थी। ये एक 12 वीक का कोर्स है, जिसके मैंने 12 के 12 वीक्स किए थे। वीडियोज़ आर अराउंड 2 टू 3 आवर्स लॉन्ग, बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। और इनका जो इनमें ये थोड़े वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स करने बोलते हैं, तो वो भी करने से जो क्लैरिटी मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं जस्ट कहना चाहती हूँ कि इट इज़ अ गुड कोर्स अगर फाउंडेशनल लेवल स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो। ठीक है। अब ये तो हो गया कि काफ़ी लोग सर्टिफ़िकेट कलेक्ट करते रहते हैं, जैसे मतलब कई सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जो सर्टिफ़िकेट्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अभी इसकी ही बात कर लो, जब बैच हो गए, स्टैट्स हो गया, पाइथन भी होगा, उसके सर्टिफ़िकेशन लोग कर लिए, उसको आप दिखा रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो सर्टिफ़िकेशन आप करते हो, उसमें आपको थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा बताई जा रही है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट नहीं करते हो, तो आप अपने रेलेवेंट स्किल को आप शोकेस नहीं कर सकते हो कि आपने एक्चुअल लर्निंग की या नहीं की। तो मैं आपकी प्रोफाइल में देख रहा था, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जैसे पहला हो गया पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर का प्रोजेक्ट किया था। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि प्रोजेक्ट बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट बिल्डिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और इससे की लर्निंग क्या रही है आपकी इस प्रोजेक्ट बिल्ड करने से? प्रोजेक्ट बिल्डिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप क्योंकि आपको कहीं न कहीं लगता होगा कि ये थ्योरी मैंने समझ ली तो ये वर्क करेगी। बट कोडिंग में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या पता आपने एज़ सिंपल एज़ एक सेमीकोलन नहीं डाला होगा, तो भी आपका पूरा कोड गलत हो जाता है। हुँ, तो जब आप ये प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो तो एक आपको फ्लुएंसी मिल जाती है, आपको समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ वर्क कर रही है। प्रोजेक्ट करते वक़्त भी आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो। तो सपोज़ ये कोड मैं किसी और वे में ट्राई करूँ, वो जो मैंने फाइनेंस प्रोजेक्ट बनाया है, इट वाज़ हमें प्रोवाइड किया गया था उसका एक बेस, और वहाँ से हमें प्रोसीड करना था। तो CS50 की एक अच्छी बात ये भी है कि वो आपको एक बेस भी प्रोवाइड करके देते हैं, जहाँ से आप अपना स्किल्स अप्लाई करना चालू कर सको। तो बहुत बार ये ऐसा भी होता है कि कुछ स्टार्टिंग का प्रोसीजर होता है जो आपको सिखाया नहीं जाता है, बट वो करने के बाद ही आप अपनी स्किल्स लगा सकते हो। हुँ, तो हुँ। वो जो बेस है, वो कहीं न कहीं मोस्ट ऑफ द अगर आप पाइथन कोर्सेज़ कर रहे हो तो प्रोवाइडेड नहीं होता है। पर अगर आप CS50 कर रहे हो तो ये बेसेस भी आपको प्रोवाइड होते हैं कि आप अपना स्किल लगाना वहाँ से चालू कर दो। तो आपने सपोज़ नया रिकर्शन का कॉन्सेप्ट सीखा है, तो वो अप्लाई करने के लिए आपको एक प्री कोड लगेगा। वो प्री कोड आपको नहीं पता है या वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वो प्री कोड आपको पहले से प्रोवाइडेड है, आपको सिर्फ अपना रिकर्शन कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है। तो ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट, सब्जेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब सॉफ्ट स्किल के बारे में बात कर लेते हैं। आप आईआईटी बॉम्बे के इंडिगो एक्सपो में भी गए थे, तो उसका एक्सपीरियंस बता सकते हो कैसा था? और क्या ऐसे वर्कशॉप अटेंड करने चाहिए, फेस्ट वगैरह में जाना चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हमने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम है पैंटोमैथ, जहाँ पे जनरल नॉलेज क्विज़ टाइप का था। तो वहाँ पे वैसे तो मैंने कुछ जीता नहीं, बट वो इंटरैक्टिव जो सेशन हुआ, वहाँ पे जो हम नए लोगों से मिले, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्शन बिल्डिंग तो होती है, फ्रेंड्स भी अच्छे बन जाते हैं। हुँ, हुँ। फेस्ट अटेंड तो मैं करती हूँ, बहुत सारे फेस्ट में गई हूँ। यहाँ पे मुंबई में जो एचआर कॉलेज है, या फिर मिठीबाई कॉलेज है, हुँ, हुँ। आईआईटी बॉम्बे हो गया, तो इनके फेस्ट में जाकर आई हूँ। मस्ती बहुत ज़्यादा होती है, एन्जॉयमेंट होता है, दोस्तों के साथ फन करना होता है। और ये चीज़ है कि यहाँ पे बजट प्रॉब्लम होती है, तो ये जो फेस्ट्स होते हैं, हुँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आपको एक इवेंट का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, आप फेस्ट भी अटेंड कर लेते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग को लेके चलते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने कुछ मेंशन किया था कि हाँ, आप भी कॉन्फिडेंट नहीं थे पब्लिक स्पीकिंग को लेके। आपने अपने जो फ़ियर्स थे उससे ओवरकम किया, और पब्लिक स्पीकिंग को कैसे आप देखते यस, कॉन्फिडेंस की बात मैं करूँ तो मैं यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही हूँ। बिकॉज़ एक तो हो गई कमिटी में बात करना, फिर धीरे-धीरे थोड़े ज़्यादा लोगों के साथ बात करना, और मैं अपने क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो जब मैंने ये भी बहुत मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी जब मैंने जॉइन किया था कॉलेज। बट सीआर बनने के बाद वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, तो वो धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो कभी-कभी आपको उन सब चीज़ों में भी अपने आप को पुश करना होता है जहाँ पे आप मे बी कंफर्टेबल नहीं हो, बट वो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। हैं? ठीक है। काफ़ी लोग टेक्निकल पार्ट पे फ़ोकस करते हैं, कोडिंग सीख लिया, मैथ्स वगैरह पे जो उसके कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया। लेकिन एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो है सॉफ्ट स्किल, यानी कॉम स्किल जिसमें आता है।
इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉमर्स स्किल के। सपोज करो आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपके पास टेक्निकल पार्ट आपका तैयार है, लेकिन आप जो जान रहे हो, आपका जो नॉलेज है उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो कोई मतलब यूज़ ही नहीं है। तो आप सॉफ्ट स्किल पे कैसे आप कर सकते हो कि आप ऑफलाइन में कैसे आपके सॉफ्ट स्किल पे काम किया जाता है, कॉलेज में कैसे सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड किया जाता है, और आप दूसरों बच्चों को कैसे सजेस्ट कर सकते हैं जो ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहा है, तो कैसे अपने सॉफ्ट स्किल को वर्क कर सकता है। कुछ स्पेशल टिप्स या ट्रिक देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं ज़रूर एग्री करूँगी ये इंटरव्यू वाली चीज़ पे, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छी स्लाइड्स बना सकते हो, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा, बट अगर आप अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हो, आप बता नहीं पा रहे हो कि आपके पास स्किल्स है, या आप अपने आप को वो आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होंगे। हम्म। तो इसके लिए हम कर सकते हैं यही पार्टिसिपेट करना। कोई कंपटीशन आ गया, डिबेट कंपटीशन, इलोक्यूशन, सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, कोई स्टोरी टेलिंग हो गई। ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो ऑनलाइन भी बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो उनमें पार्टिसिपेट करना। कभी-कभी सपोज़ आप सिर्फ सुनने के लिए पार्टिसिपेट करो कि अच्छा सपोज़ कोई केस कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो लोगों ने क्या सोचा उस केस के बारे में, उनका क्या रिव्यू था, फिर उन्होंने उसे किस तरीके से प्रेज़ेंट किया। तो ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोगों को ऑब्जर्व करो, उनके स्टाइल को ऑब्जर्व करो और अच्छी-अच्छी चीज़ें बहुत सारे लोगों से सीखो और अपने आप में इनकलकेट करने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब आपने काफ़ी चीज़ें बता दी। एक पॉइंट आता है कि आप मैं देख रहा था कि आपका एकेडमिक स्कोर काफ़ी अच्छा है, ठीक है? और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करूँ तो आप फैशन शो में पार्टिसिपेट आप करते हो, इंटर कॉलेज फेस्ट में गए, मार्केटिंग फेस्टिक आपने दिया, कई सारी कमेटी को हेड किया, आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एनजीओ में इंटर्नशिप कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हो? और साथ में साथ आपने डुअल डिग्री भी किया था, तो क्या मतलब किस तरीके मतलब क्या एनर्जी क्या होती है इस तरीके की कि आप सारा-सारा मैनेज हो जाता है ये? एक ज़िद है मेरी, मतलब मैं थोड़ी एम्बिशियस हूँ और मुझे ऐसा है कि मुझे सब कुछ एक्सप्लोर करना है। मैं किसी भी चीज़ को बहुत ही रेयरली ना बोलती हूँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ही वो टाइम है जब मैं अपने आप को आराम से एक्सप्लोर कर सकती हूँ। अभी मेरे पास उतना ज़्यादा कोई बर्डन नहीं है। मेरी फैमिली भी थोड़ी फाइनेंशियली वेल ऑफ है, तो फिर मुझे उन उसका भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। हुँ, तो हुँ। कहीं न कहीं मैं चाहती हूँ कि ये जो मुझे फ्रीडम है मेरे पास, उसको मैं क्यों ना अच्छी-अच्छी जगह पे लगाकर सब कुछ एक्सप्लोर करूँ। तो अगर मुझे फैशन शो में इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्यों ना मैं ट्राई कर लूँ। क्यों ना अगर मुझे एनजीओ में मुझे एक जो इंटर्नशिप मिली है, मैं क्यों ना वहाँ जाके थोड़ा पढ़ा लूँ। तो मैनेज करना मैं नहीं बोल रही डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कभी-कभी सब कुछ क्लैश कर रहा होता है, मैनेज करना होता है। कि कोई डिसअपॉइंट हो जाता है कि तुम क्यों नहीं प्रेजेंट थी यहाँ पे, तुम्हें दूसरे इवेंट में क्यों जाना था। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि ये सब मैनेज करने से मुझे ये मल्टी लेवल मैनेजिंग आ रही है। मैं कुछ नया हर जगह सीख रही हूँ एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जब ये कमिटी सब खत्म हो जाएंगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मैंने हर जगह कुछ ना कुछ किया, कुछ नया ट्राई किया। तो मतलब सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, आपको आपको डिसाइड करना होगा कि कैसे आपको मैनेज करना है। अगर ये मैनेज कर सकते हैं तो आप इनसे थोड़ा सीख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि मतलब इम्पॉसिबल है, कोई अगर कर रहा है तो आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन वही है हार्ड वर्क देना होगा आपको। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है वो आपको सीखना होगा। और फाइनली एंड में जब आप ये सारा कंप्लीट करोगे, फाइनली कहीं आप काम करने जाओगे या फिर ये सारे की सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं करेंगी। यस, इंटरव्यू में भी बहुत काम आती है। लाइक मैंने मेरी सीनियर से बात की है जो कमिटीज में है और उन्होंने मुझे कई बार बताया कि जब वो इंटरव्यू देने गए थे किसी इंटर्नशिप के लिए या किसी जॉब के लिए, तो जब उनसे पूछा जाता है कि एज अ फ्रेशर तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस है, तो वो इन्हीं कमिटी के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। यहीं पे उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो बताते हैं। तो सपोज वो कमिटी के हेड है तो उन्होंने कैसे लोगों को मैनेज किया, कौन से टास्क मतलब टाइम पे खत्म करने थे तो वो कैसे किए, ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, आपका कमिटी आपको जो स्ट्रैटेजी सिखा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, मतलब जो आपका रिक्रूटर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो केवल आपके टेक्निकल स्किल्स को नहीं देखता है। जब आप फर्स्ट बार इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपका रिज़्यूमे में कुछ तो मेंशन करने के लिए होगा कि आप क्या स्किल आपके पास है, आपने क्या-क्या किया हुआ है, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लिया है कि नहीं किया है। तो आप डे 1 से बिल्ड करना शुरू करो। आप जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हो, तो ऐसा नहीं कि आप फाइनल ईयर के लिए वेट करो कि मैं फाइनल में जाके कुछ करूँगा। आप डे 1 से स्टार्ट करोगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो आप सीखोगे, फिर उसको ट्राई करो, लर्न करो, ट्राई करो, तो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा टीचिंग और फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर मतलब हम्बल बैकग्राउंड से हैं। अगर वो सोचते हैं कि मतलब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो आप क्या सोचते हो कि साइड हसल करना चाहिए? जैसे मैंने देख रहा था कि आप मैथ्स ट्यूटर के रूप में भी काम करते हो, तो उसकी जर्नी बताओ कि कौन-कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे कि फाइनेंशियल डिपेंडेंट ना हो सकता है? मतलब कोई बच्चा अगर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट ना होना चाहता है फैमिली पे, तो खुद से मतलब अर्न कर सकता है। कुछ ऐसा तरीका हो सकता है? मेरा तो ये मानना है कि ज्यादातर आप ट्राई करो कि आप कोई ऑफलाइन मेथड देखो अल्टरनेटिव्स के लिए। जैसे मैं ये एनजीओ में पढ़ा रही हूँ,
हुँ, और कोई साइड हसल हो गया जहाँ पे आप ऑफलाइन करो, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, कई बार आपके साथ फ्रॉड होने के तो बहुत ज्यादा चांसेस है, या कहीं कुछ ज्यादा ही टेक्निकल स्किल्स आज मतलब देखिए, कुछ साल पहले वीडियो एडिटिंग उतने लोगों को नहीं आती थी, तो जिन्होंने तब सीख ली, अभी वो थोड़े प्रोफेशनल हो गए, तो अभी उनको जॉब मिलना इज वेरी इजी हुँ, एज कम्पेयर टू अगर मैं अभी वीडियो एडिटिंग चालू करूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मे बी वीडियो एडिटिंग निकल जाएगी, एआई करने लग जाएगा। तो आई प्रेफर कि आप कोई ऑफलाइन मेथड ढूंढिए। तो मैं जब ये एनजीओ का अपॉर्चुनिटी आया था, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं किसी चीज को ना नहीं बोल रही हूँ आजकल, हुँ, हुँ, आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। सो मैंने बोला कि ठीक है, मैं डेमो क्लास लेती हूँ, तो फिर मैं वहां गई। मैंने 11th ग्रेडर्स हैं ये, इनको मुझे मैथ्स पढ़ाना था, हुँ, तो हुँ, मैंने उन्हें एक मैथ्स की क्लास ली, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मेजर आपका फोकस होना चाहिए क्लास को इंटरैक्टिव रखने में। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपको ज्यादातर सॉल्विंग करवानी है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम क्लास को इंटरैक्टिव रखें। ओके, तो वो जो आपको कोशिश करनी है डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर, तो मुझे कुछ भी समझाना होता है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल दूँ, ताकि बच्चों को याद रहता है कि हाँ, दीदी ने इस एग्जाम्पल से समझाया था, तो हम ये वाला ऐसे सॉल्व करेंगे। हुँ, हुँ, तो ये सब होता है। तो इसी इसी इधर मुझे कुछ मतलब ये एक पेड इंटर्नशिप है मेरे लिए। हुँ, हुँ, तो इसकी वजह से मैं जो जितने आवर्स की क्लासेस लेती हूँ, उस बेसिस पे मुझे पेमेंट मिलती है। तो वहाँ कहीं न कहीं मेरी डिपेंडेंस लेवल ऑन माय पेरेंट्स हैज़ रिड्यूस्ड। तो जो भी मेरे मंथली खर्चे होते हैं, पढ़ाई के लिए हो गए या कहीं बाहर निकल गए, तो ये थोड़े कम हो जाते हैं। और ये एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, बजटिंग, ये सब मुझे प्रोवाइड करता है, जो कि मुझे रियल लाइफ स्किल्स दे रहा है। हाँ, मतलब अगर आपको कोई इश्यू है तो आप ऑप्शन एक्सप्लोर करो। अगर मान लो कि आपको अर्निंग करनी है तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं, केवल आप ऑनलाइन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। अगर मान लो कोई स्किल आपको आता है तो उसको आप मोनेटाइज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। तो आप ऑप्शन एक्सप्लोर करो, कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूरी होगा, ठीक है? आप इनकी तरह ट्यूटर बन सकते हो, आप अब 11th-12th को ना पढ़ा के आप स्टार्ट कर सकते हो छोटे बच्चों को पढ़ाना, तो वहाँ से भी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा टाइम लेके बताना कि देखो, जैसे आपने साइंस से टोटली स्विच कर दिया फाइनेंस में, ठीक है, आप बीकॉम कर रहे हो, तो मतलब ये एक तरीके से कन्विंसिंग नहीं होता। काफ़ी जो उसके काफ़ी लोग ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इससे अग्री नहीं करेंगे। तो आप मान लो कि कोई ऐसा बच्चा जो आपकी पोजीशन में है और वो कुछ ड्रास्टिक चेंज करना चाहता है, कैरियर स्विच करना चाहता है, तो वो कैसे अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकता है? क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। तो कुछ होते हैं पेरेंट्स, आई एग्री, जो कि बहुत सपोर्टिव नहीं हो पाते, या उनको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें कहीं न कहीं डर है कि अगर ये शिफ्ट करता है बच्चा और नहीं कोप अप कर पाता है, तो फिर क्या होगा? हुँ, तो आई वुड लाइक टू से इसमें कि देखो, अभी ड्रॉप ईयर भी बहुत बच्चे लेते हैं। सपोज़ जेईई का एग्ज़ाम 1 साल नहीं क्लियर हुआ, ड्रॉप ईयर लेते हैं, नेक्स्ट जेईई का एग्ज़ाम देंगे। हुँ, तो वैसे ही क्यों ना, अगर आपको रियली इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है, तो आप अपने मम्मी-पापा को इस तरीके से भी कन्विंस कर सकते हैं कि क्यों ना मैं 1 साल ट्राई करके देखूँ। हुँ, हुँ, एट दिस एज आपकी लाइफ का 1 साल अगर आप अपने इंटरेस्ट के तरफ डिवोट करना चाहते हैं, इट्स ओके। सो आप क्यों ना अपनी लाइफ का 1 साल इधर डिवोट करके देखें। नहीं हुआ तो आप वापस जा सकते हो। देयर इज़ नो ऐसा, लेकिन रिग्रेट नहीं होगा आपके दिल में कि मैंने ट्राई भी नहीं किया, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो मम्मी-पापा को इसी तरीके से आप कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि ड्रॉप ईयर मैंने देखा है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लेते हैं। उसी में अगर वो अपने कोई नए इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारे मन में कभी भी ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए आगे जाकर कि मैं तो यहाँ पे फँस गया हूँ। आईआईटी लेने के बाद भी लोगों को लगता है कि ये वाली फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो आपको हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। मम्मी-पापा नहीं मानेंगे कभी, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट इंटरेस्ट अगर आप परस्यू करोगे, तो लॉन्ग टर्म में जो आपकी हैप्पीनेस है, वो ज़्यादा मैटर करेगी। अगर थोड़ा-सा आप लॉन्ग टर्म भी देखोगे तो सपोज़ करो कि आप एज़ द एज ऑफ 30, 32 अगर आप हो, फिर आप पीछे जाओगे तो 2-3 साल का मतलब कुछ वैसे मायने रखता नहीं कि आपने क्या किया। आप जो करना चाहते हो, वो अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो मायने रखता है। तो अगर आप थोड़ा-सा आपको पैशन को फ़ॉलो करना है या फिर आप करियर स्विच करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। कुछ मेजर डील नहीं है। अभी लगेगा कि काफ़ी मतलब मेजर डिसीज़न हो सकता है और मेजर डिसीज़न है भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो थोड़ा-सा आपको ईज़ी हो जाएगा डिसाइड करना, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतने वैल्यूएबल इनसाइट जो आपने शेयर किए हैं, और मैं होप करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया वो फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू मुझे आपके पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, मुझे भी बहुत मज़ा आया।
किसी को भी मतलब ये जो डाउट्स होते हैं मुझे भी थे जब मैं स्टार्ट कर रही थी, तो अगर कोई क्लियर करता है, आपके पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, आप ये जो शेयर कर रहे हो ये बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, स्पेशली ऑनलाइन डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें बहुत ही कंफ्यूजन रहती है कि क्या हम ये करें या ना करें, अगर हम कहीं स्टक हो गए हैं तो कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे रिलेट कर सकें। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मैं चाहती हूँ कि आप ये अपनी पॉडकास्ट की जर्नी कंटिन्यू रखें।